हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोग कल इंटीग्रेशन पढ़े थे, है ना। इंटीग्रेशन का हमने सिर्फ एक पार्ट देखा था। आज भी हम इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड। तो बेटा हमने कल एक ही चीज सीखा था और वो था एल्जेब्रिक। क्या सीखा था कि अगर x का पावर n है, अगर x का पावर n है, n कोई भी एक नंबर है प्लस माइनस, तो फिर उसका इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर मैंने आपको बोला था कि हम यहां पर प्लस c लिखते हैं, बट अभी c को गोली मारो, बाद में बताएंगे। तो अभी मैं आपको प्लस c का चक्कर बताऊंगा कि ये प्लस c क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन वो ना दो प्रकार का होता है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर ठीक है, तो बेटा आपको याद होगा कल मैंने आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने बोला था, है ना। वो जो हमने कुएं वाला क्वेश्चन किया था, बाल्टी में जो छेद था, उसमें हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था। तो इंटीग्रेट करने पर कितना आया था, खाली नंबर है तो 500x, और x रहेगा तो x स्क्वायर बाई 2। x का पावर कितना है 1, तो पावर बढ़ा के ऊपर लिखा और नीचे भी लिखा। यहां पर आपको याद होगा कि एक बार मैंने 10 पुट किया, एक बार मैंने 0 पुट किया। याद है आपको, एक बार मैंने 10 पुट किया, एक बार मैंने 0 पुट किया। तो 10 पुट करके कितना आंसर आया था भाई, 4950 जूल। इतना आया था आपका कल का वर्क डन। याद है आपको? बिल्कुल याद है सर, कल का ही बात है, भूले नहीं है हम। ओके, तो आप देखो कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो और आपका आंसर एक नंबर में आ रहा है। यानी आप देखो कितना बेचैन हो गए, बेचैन हो गए थे, है ना, कि जब इंटीग्रेट किया तो ऐसा आ रहा है। आप कितने बेचैन हो गए थे कि यार हमें वर्क डन पूछा था और हमारा आंसर वर्क ऐसा आ रहा है, 500x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या वर्क ऐसा होना चाहिए था? नहीं, वर्क एक नंबर में होना चाहिए, है ना। तो फिर बेटा हमने क्या किया, ये 10 और ये 0 पुट किया, तो हमारा आंसर वर्क डन जो है वो एक नंबर में आ गया। यानी आप पक्के हो गए कि भाई मेरा ये आंसर है, समझे। तो बेटा इसे कहते हैं हम अपर लिमिट, अपर लिमिट, और इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, समझे। तो वो यहां ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले ऐसे लिखते हैं, है ना, और इंटीग्रेट करने के बाद ऐसे लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस चीज को बोलते हैं हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें आपका आंसर नंबर में आए, अननोन के टर्म्स में ना आए। तो ये जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, आंसर विल बी नॉट इन टर्म्स ऑफ अननोन, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। समझे, आंसर विल बी नॉट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। यानी डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम तब कहते हैं जब हमारे पास लिमिट्स हो। और हम करते कैसे हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जहां जहां x है वहां पर एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट माइनस। समझे, समझे। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, कोई एक फंक्शन है और लोअर लिमिट है मान लीजिए a, अपर लिमिट है मान लीजिए b। तो मान लीजिए f ऑफ x एक फंक्शन है, जैसे ये f ऑफ x है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक दूसरा फंक्शन आ गया, एक दूसरा इक्वेशन आ गया। तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन करने के बाद एक दूसरा इक्वेशन आ गया ना, इसलिए मैं उसको लिखूंगा g ऑफ x। आप कुछ भी लिख सकते हैं,
एच ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स, जे ऑफ एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पर एफ और यहां पर जी, ये अलग अलग लिखने का मेरा क्या तात्पर्य है कि भाई इंटीग्रेट करने से पहले कुछ और था, इंटीग्रेट करने के बाद कुछ और आ रहा है। इसलिए अगर मैं यहां पर एफ लिख रहा हूं तो यहां पर जी लिख रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, एक बार बी पुट किया, एक बार ए पुट किया और माइनस कर दिया, तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये जो आएगा जी ऑफ बी मतलब देखो जी ऑफ एक्स है ये, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स के टर्म्स में है, और ये क्या है, हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके आंसर लाया है। तो ये क्या है, ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है। यानी जहां जहां एक्स से आपने एक बार बी पुट किया और फिर एक बार ए पुट किया और फिर आंसर लाया, समझे। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी ऑफ एक्स है, तो एक बार उस एक्स में बी पुट करो, एक बार ए पुट करो और माइनस कर दो। एग्जाम्पल देख लो, एक घबराओ मत। मान लो एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब बाई 4 एफ ऑफ एक्स। किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, फ्रॉम 2 to 5, फ्रॉम 2 to 5। तो आखिर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है, तो लिखिए एक्स क्यूब बाई 4 dx। अब इंटीग्रेट करने का बारी है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स का पावर 4 बाई 4, पावर 1 से बढ़ जाएगा और नीचे भी बढ़ा के लिखेंगे, और यहां पर पहले से 4 है तो 4 4 जा 16। फिर क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 2 और 5। ये प्रेजेंटेशन को देख के डरने का नहीं। फिर क्या करना है, एक बार 5 पुट कीजिए, 5 का पावर 4 अपॉन 16, एक बार 2 पुट कीजिए, 2 का पावर 4 अपॉन 16 और माइनस कर दीजिए। तो ये चीज क्या था, ये चीज था g ऑफ x। इस g ऑफ, इसको आपने g ऑफ x क्यों बोला, क्योंकि f ऑफ x नहीं बोल सकते ना आप इसको f ऑफ x नहीं बोल सकते। f ऑफ x तो ये था, अब ये और ये एक ही चीज है क्या, नहीं, इसलिए कुछ और नाम लीजिए g ऑफ x। ऑफ x क्यों लिख रहे हैं आप, g ऑफ x ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन x के टर्म्स का है। अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 60 प्लस 7, तो क्या होगा, ये y ऑफ t, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, y इज इक्वल टू f ऑफ t। लिखने का तरीका है, घबराइए मत, आप इसको लिख सकते हैं y ऑफ t। ये t y के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, ये बताना चाह रहा है कि y की इक्वेशन t के टर्म्स में है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं y is a function of time, y is expressed in terms of time, इसलिए y is equal to f of t। समझे, अगर यहां पर होता z तो यहां लिखते z, यहां लिखते z। आई बात समझ में। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्या आएगा, 6z² बाई 2, z का पावर 1 है ना, z का पावर 1 है, तो 1 + 1 2 और नीचे भी 2, और 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 7z, ठीक है, 7z। अब बताइए, ये कट गया, 3 हो गया, तो क्या कितना आया, 3z² + 7z। अब क्या ये भी y ऑफ z है, नहीं ना बॉस, y ऑफ z तो ये था, तो ये कुछ दूसरा है ना, ये कुछ दूसरा है, तो मैं नाम भी कुछ दूसरा दूंगा, g ऑफ z। आप जो इच्छा हो दे सकते हो, h ऑफ z, समझे। तो ये अलग अलग नाम क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि इक्वेशन अलग अलग है। और ये ऑफ z क्यों लिखा है, क्योंकि ये z के टर्म्स में है, समझे। तो ये जैसे एक इक्वेशन था, मैंने लिखा f ऑफ x, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आया x का पावर 4 अपॉन 16। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, नहीं, इसलिए नाम f ऑफ x अगर इसका था तो इसका भी नाम f ऑफ x नहीं होगा, कुछ और होगा, g ऑफ x, समझे। अब ये क्या है ना भाई, g ऑफ x में मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया है,
तो ये है g ऑफ 5, g ऑफ 5 मतलब x के जगह मैंने 5 पुट किया है, और ये क्या है g ऑफ 2 मतलब x के जगह मैंने 2 पुट किया है। समझे? तो ऐसे मैंने यहां लिखा है g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अच्छे से दिमाग ठंडा करके सुनिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें लिमिट्स हो, जिसमें आपका आंसर पक्का हो जाए, जिसमें आपका आंसर अननोन या वेरिएबल्स के टर्म्स में ना हो। अब मान लीजिए ये 0 और 10 आपको पता ही नहीं होता, ये 0 और 10 आपको पता ही नहीं होता, तो आपका आंसर ऐसा आता क्या? नहीं आता। आपका आंसर ये नहीं आता, यही आपका लास्ट आंसर होता। उस समय आप एक एहसान करते हैं, आप लिखते हैं प्लस सी। उस समय आप एक एहसान कर देते हैं कि भाई मैं प्लस सी लिखूंगा। सी इज कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझे? तो इसको कहते हैं हम कि भाई हमारा आंसर उतना पक्का नहीं आया, हमारा आंसर तो वेरिएबल के टर्म्स में ही आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है भाई ना? इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब विदाउट लिमिट्स, मतलब आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। समझे? आंसर जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होगा, और उस समय होता है f ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन लिमिट्स नहीं है, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा g ऑफ एक्स बस प्लस c। समझे? तो इसीलिए यहां लिमिट्स नहीं था, प्लस c। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स समझा तो ठीक, f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स, ये ऑफ x क्यों लिख रहा हूं, यहां f यहां g क्यों लिख रहा हूं, यहां z क्यों लिख दिया, ये सब अगर नहीं समझा तो कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग आराम से धीरे धीरे समझेंगे। अभी लोड लेने वाली बात कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, और 2-4 फॉर्मूला देख के अपन निपटा देंगे। तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बोला कि 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इंटीग्रेट करो भाई साहब, इंटीग्रेट करो भाई साहब। तो इसका x का पावर कितना है? 2, तो 1 बढ़ा दीजिए, नीचे भी बढ़ा के लिखिए। इसका पावर कितना है? 1, तो 1 बढ़ा दीजिए, नीचे भी बढ़ा के लिखिए। यहां पर x नहीं है तो बिंदास लिखिए 3x। लिमिट्स था क्या? नहीं था, तो एक एहसान कर दीजिए, प्लस c। समझ में आया? आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए है 7x का पावर 6 प्लस 8 अपॉन x का पावर 6 dx, ठीक है। तो करो, ये तो आसान है। 7x का पावर 7 अपॉन 7, 7 साथ चलेगा, x का पावर 6 था, प्लस 1 और नीचे भी प्लस 1। अच्छा, इसका क्या करना है? इसका हो जाएगा प्लस 8, x का पावर ऊपर कितना होगा? -6, तो -6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1। कुछ लोग क्या करते हैं वो सुनिए, आप भी कर सकते हैं शायद ऐसा। कुछ लोग यहां लिखते, सर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, और फिर अगले लाइन में आंसर लिखते हैं। हाँ तो सर गलत क्या है इसमें? गलत है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसे इंटीग्रेट करना है, कर दिया क्या?
बताओ, तुमने इंटीग्रेट कर दिया क्या? कर दिया? नहीं करा ना। और यहां पर तुमने इंटीग्रेट कर दिया। बताओ ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन किसके लिए है? इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट डन, यानी पास्ट टेंस, लेकिन ये अभी भी प्रेजेंट टेंस में ही है। यू कैन नॉट ऐड पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। मतलब एक आपने इंटीग्रेट कर दिया और एक आपने इंटीग्रेट नहीं किया, इसी को सजा के लिखा। ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसा करना है तो आप बोलो कि इंटीग्रेशन करना बाकी है सर, हम तो सिर्फ सजा के लिखे हैं। आप बोलो ऐसा कि इंटीग्रेशन करना बाकी है सर, ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया? x का पावर 7 माइनस 8 अपॉन x का पावर 5, और ये 540 हो जाएगा। नहीं, सॉरी, 8 ऊपर होगा, 5 नीचे होगा। देखो -6 + 1 कितना होगा? -5, तो 5 नीचे लिखा और ये माइनस और ये प्लस माइनस कर दिया। x का पावर -6 + 1 कितना हुआ? -5, तो उसको नीचे लिख दिया x का पावर 5 प्लस c। ने समझा? एक और एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का पावर 6 dx करो, कितना होगा? x का पावर -6 ऐसा लिख सकते हो। देखो मैंने सिर्फ इसको चेंज करके लिखा, इंटीग्रेट नहीं लिखा, इंटीग्रेट नहीं किया मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ इसको एक दूसरा रूप दिया। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन साइन सिंबल अभी बरकरार रखा है। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो साइन नहीं दूंगा। x का पावर -6 + 1 -6 + 1 कितना? प्लस c कितना हो गया? x का पावर -5 अपॉन -5 प्लस c। अब अगर आपको इसको अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिखिए, तो वही मैंने यहां भी किया था। समझा? तो अब आप कुछ होमवर्क कर लेना, ये होमवर्क सेक्शन है। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 7t² + t³ + 1 dt फंक्शन t का है इसलिए dt। अगर यहां t होता, यहां x होता, आप नहीं कर पाते। 8x³ + 7x - 1 अपॉन x² dx। तीसरा होमवर्क, 7x का पावर -7 - 7x का पावर 7 dx। ये 3 रहेगा अलजेब्रा में। अब चलिए हम लोग दूसरा सीखते हैं और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ मजेदार चीज देख लेते हैं, फिर बात अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो ट्रिगोनोमेट्री देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अगर cos x होता है, याद है आपको मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड वाइस वर्सा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। समझा? इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा प्लस c। 2 नंबर, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस cos x होगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका ये है विद अ माइनस साइन, है ना। 3 नंबर, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec² x dx होता है, sec² x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx का होगा tan x। कुछ लोग सोचते हैं सर tan का अगर sec² x होगा तो sec का tan² x होगा, ऐसा नहीं है।
तो इधर इधर चला जाएगा, इधर इधर आ जाएगा, समझे? तो ये 3 हो गए। अब चौथा नंबर देखिए, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होगा माइनस कॉट एक्स। सब जगह प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिख रहा हूं क्योंकि लिमिट्स नहीं है ना मेरे पास। 5 नंबर, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, तो इस चीज का इंटीग्रेशन ये होगा, dx बिना लिखे काम नहीं चलेगा, समझा? इस चीज का डिफरेंशिएशन ये, तो इस चीज का इंटीग्रेशन ये। लास्ट, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है तो इस चीज का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोसेक एक्स होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री झाला, ट्रिग्नोमेट्री झाला। अब इस पर मैं क्या आपको एक फॉर्मूला दूं, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, सुनो ध्यान से, यहां चुपके से सिखा दूंगा, ध्यान से देखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई फंक्शन इस तरह से है ax प्लस बी, सर जैसे 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 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, आपने क्या सीखा x, मैं सिखा रहा हूं ये डिफरेंशिएशन है, आपने क्या सीखा x, मैं लिख रहा हूं 7x प्लस 6, मैं लिख रहा हूं 7x प्लस 6, x के जगह ये लिख रहा हूं, तो इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले तो फॉर्मूला के बेसिस पे जो होगा वो होगा, साइन का कॉस होता है तो साइन का कॉस होगा, यानी साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो वहां था क्वेश्चन में जो था। हो गया? नहीं हुआ, नहीं है, अपॉन 7, यानी x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो वो नीचे आएगा, जो ऐड है वो नीचे नहीं आएगा, वो साथ चलेगा, लेकिन जो मल्टीप्लाइड है वो नीचे आएगा, यानी f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा g ऑफ ax प्लस बी, वो तो होगा ही, अपॉन a प्लस सी। समझा? सर ये f और g का कंसेप्ट नहीं समझा। अब देखो, इतना टेंशन मत लो, बात को समझो, ये साइन है और ये कॉस है, दोनों एक ही है क्या? दोनों एक ही है? नहीं ना। अगर आप इसको बोलते हैं f ऑफ x मतलब अ फंक्शन कंटेनिंग टर्म्स x, f ऑफ x का मतलब है अ फंक्शन कंटेनिंग x, तो क्या ये भी वही फंक्शन है? अगर ये साइन है तो क्या ये भी साइन है? नहीं ना, ये तो कॉस है, ये दूसरा फंक्शन हो गया ना। इसलिए अगर आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं कोई फंक्शन तो आंसर में वही फंक्शन आएगा क्या? नहीं। इसलिए g ऑफ x, आप कुछ भी लिख सकते थे, h ऑफ x, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप बस बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन वाला और आंसर वाला फंक्शन अलग अलग है भाई, क्वेश्चन में साइन था, आंसर में कॉस है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो नीचे आएगा, और अगर कुछ ऐड है तो उसका कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो साइन 3x का इंटीग्रेशन ना भाई, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। आया बात समझ में? आया बात समझ में? एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो सेक 3x tan
3x dx। बताओ क्या होगा। यहां देखो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, तो sec 3x tan 3x का क्या होगा, sec 3x अपॉन 3। ये रूल है, अगर f ऑफ x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है तो वो नीचे आएगा इंटीग्रेशन होने के बाद। तो ये आप लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ये दो एग्जांपल्स मैंने दे दिया है, समझे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब चलिए दो और देख लेते हैं पट से। आपको याद है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था। सर मत पूछिए, बहुत इजी था ये तो, e टू द पावर x ही होता था, e टू द पावर x ही होता था, ठीक है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा प्लस c। सो सिंपल। अब चलो इसमें यह समझाने का कोशिश करता हूं। देखो मान लो तुमको क्वेश्चन दिया है e टू द पावर 3x और इसको इंटीग्रेट करने बोल रहा है, e टू द पावर 3x, क्या e टू द पावर 3x अपॉन 3। यही तो सिखा रहा मैं तब से, समझे। मान लो बोल रहा है e टू द पावर 3x प्लस 7, e टू द पावर 3x प्लस 7, तो क्या होगा e टू द पावर 3x प्लस 7 अपॉन 3। अपॉन में सिर्फ वही आएगा जो मल्टीप्लाइड है, जो ऐड है वो नहीं आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया एक नंबर। दो नंबर देखो, याद है आपको मैंने सिखाया था कि कोई नंबर का अगर मान लीजिए यानी e के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर का है तो आप क्या करते थे, n का पावर x log n, यही करते थे। तो n का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर वही होगा n का पावर x अपॉन log n। ये नीचे आ जाएगा ना, आया बात समझ में, प्लस c। तो एक्सपोनेंशियल काम तमाम, एक्सपोनेंशियल का काम तमाम। अब आखिरी लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक याद है आपको, मैंने आपको बोला था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। log x का डिफरेंशिएशन, सर मेरे को याद है 1 अपॉन x, याद है, वेरी गुड। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा। जब भी मैं बोलता हूं किसी चीज का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए मैं ये सिंबल देता हूं टूटा हुआ बाल और ये dx लिखता हूं, है ना, समझे। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा प्लस c। समझा, समझा, ठीक है। सर ये तो एल्जेब्रिक है, सर ये तो ये है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x का पावर -1 dx। हाँ लिख सकते हैं, लगाओ फिर फॉर्मूला लगाओ, इस पर ये फॉर्मूला लगाओ, देखो कितना आ रहा है, x का पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1। फंस गए, x का पावर 0 अपॉन 0 इंफिनिटी, फंस गए। इसको एल्जेब्रिक वे में करना ही नहीं है। जब भी 1 अपॉन x आएगा, जब भी 1 अपॉन x आएगा log x, 1 अपॉन x को एल्जेब्रिक मत करना। x का पावर अगर -1 है, डोंट डू इट बाय एल्जेब्रिक फॉर्मूला, इट इज log x। अब चलो इसमें यह समझाता हूं। मान लो ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7x, ये तो सिंपल है यार, 1 अपॉन x का log x और 7 साथ चलेगा, सिंपल है।
1/7 इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और साथ चलेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, वो तो यही लिखा हुआ है। और मान लो ऐसा रहा तो मान लो ऐसा रहा तो इज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी? इज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी? यस, देन फॉलो दिस रूल, जो होता है इंटीग्रेशन वो कर दो, log ऑफ 7x प्लस 3, log ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन 7। ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। यहां देखो मैंने log ऑफ 7x नहीं लिखा, यहां पर मैंने log ऑफ 7x नहीं लिखा। आप थोड़ा बात को समझो, आओ देखो इधर देखो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1/7 इंटीग्रेशन 1/x dx? लिख सकता हूं, मतलब 7 तो कांस्टेंट है, क्या वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो मैं log 7x क्यों लिखूं, log 7x क्यों लिखूं? लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा था, 1/7x प्लस 3, क्या अब मैं 1/7 बाहर निकाल सकता हूं? क्या ये तरीका सही है? x के साथ 7 था, बाहर निकाल दिया, सही तरीका है क्या? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। अब आप 7 बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या होगा log ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन 7। तो ये अपॉन 7 क्यों हुआ? क्योंकि ये फॉर्मूला बोलता है, नियम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन ax प्लस b के टर्म्स में है, अगर कोई फंक्शन ax प्लस b के टर्म्स में है और आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन मान लीजिए आया g ऑफ ax प्लस b, तो अपॉन a भी करना होगा। आया बात समझ में? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर कुछ होमवर्क ले लीजिए और सेशन खत्म कर देते हैं। 1 2 3 होमवर्क हो गया। 4 नंबर बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 7x प्लस 7 कितना होगा? 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 7 टू द पावर 8x प्लस 9 कितना होगा? मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/8x dx कितना होगा? और लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8x प्लस 6 कितना होगा? ये 7 क्वेश्चन होमवर्क रहा। और एक कन्फेशन करना चाहूंगा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ाया, क्वोशेंट रूल नहीं पढ़ाया। प्रोडक्ट रूल मतलब दो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको। क्वोशेंट रूल मतलब दो अलग अलग फंक्शन अगर डिवाइड है, दो अलग अलग फंक्शन अगर डिवाइड है तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये भी मैंने आपको नहीं सिखाया, समझे? और मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी 2 चीज नहीं सिखाया, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कैसे इंटीग्रेट करना है, अलग अलग फंक्शन, ठीक है? और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको नहीं सिखाया, और मैं आपको ये सब सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। पहले ये इजी पार्ट आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद में कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, पहले इजी 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 बहुत सारा कर लीजिए। उससे क्या होगा पता है? डिफिकल्ट वाले आपको डिफिकल्ट लगेंगे ही नहीं, वो भी इजी लगेंगे। और सारा इजी मॉडरेट डिफिकल्ट अगर सब मिक्स कर दीजिएगा तो आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, अधजल गगरी छलकत जाए हो जाएगा। लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस, समझे? तो 7 होमवर्क दिया है, बिंदास कीजिए और मुझे बताइए अगर कुछ समझा कि नहीं समझा। और याद रखिएगा ये दोनों बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। फिर भी मैं सेशन को लंबा नहीं करना चाहता, ऐसे ही बहुत लंबे हो गए सेशंस,
समझे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं ये बताने में मैंने बहुत टाइम दे दिया, समझे। तो मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी उतना काम भी नहीं है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, उसमें इन सब का कोई काम नहीं है, ये चारों का कोई काम नहीं है, समझे। काइनेमेटिक्स में कोई काम नहीं है। लॉज ऑफ मोशन उसके बाद पढ़ेंगे, उसमें भी कोई काम नहीं है। वर्क एनर्जी पावर में भी कोई काम नहीं है, समझे। किसी एडवांस जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन में ये सब काम पड़ सकता है, तब मैं आपको सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, समझे। अब तब सारे बच्चे भी एक साथ रहेंगे। अभी क्या हो जाएगा, बार बार सिखाना पड़ जाएगा, कुछ लोगों को अभी, कुछ लोग बाद में आएंगे, फिर उनको सिखाना पड़ेगा, समझे। इसलिए मैं ये चार अभी नहीं सिखा रहा हूं। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इजी है, ये थोड़ा दिमाग लगता है, और ये तो पूछिए मत, बहुत अजीब दिखता है। चलिए, समझे। अच्छा, एक लास्ट बात, आपने डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, आपको याद है? आपने डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, याद है? जैसे साइन ऑफ, कॉस ऑफ, लॉग ऑफ 1/x, ऐसा पढ़ा था, आपको याद है? काम तमाम कर करके हम आगे बढ़े थे, याद है? तो ऐसे फंक्शन ऑफ फंक्शन इंटीग्रेशन में नहीं होता है, नहीं करते हैं हम, समझे। यानी देयर इज नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन, बच गए आप, समझे। तो याद रखिएगा कि हमने आपको डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ाया था वो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रैक्टिस कीजिए, बिंदास रहिए।